सबसे पहले हम बात करते हैं एआरसी की कि एआरसी कार्ड क्या होता है। ऐसा कुछ दिखता है एआरसी कार्ड। तो डॉक्यूमेंट लगते हैं एक। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो आज मैं इमिग्रेशन ऑफिस जा रही हूँ अपना एआरसी कलेक्ट करने, और फिर मैं आपको वहाँ का हिसाब किताब भी दिखाऊंगी। अप्लाई करने के लिए भी मैं यहाँ पे आई थी पहले। और एक मिनट, मार्क्स ठीक कर लूँ। और आज बारिश भी काफ़ी हो रही है, पर इतनी भी नहीं है, हल्की सी है। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में आपको मैं सारा बता दूँगी इसी वीडियो में। बट अप्लाई कैसे करते हैं, तो मतलब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के पाऊँगी, जो इंग्लिश में भी होएगी और हिंदी में भी होएगी। अभी तो मैं इमिग्रेशन ऑफिस का दिखाती हूँ आपको। सबसे बढ़िया चीज़ तो वहाँ की लिफ्ट है। आप लिफ्ट देखना, बहुत बढ़िया लिफ्ट है। आपको लिफ्ट का टूर करवाती हूँ मैं। इतनी बढ़िया लिफ्ट है वहाँ की, बस मैंने फर्स्ट टाइम देखी होगी। ऐसे लगता है कि जैसे कि ओपन है और एन मतलब बाहर सूरज निकला हुआ है, पेड़ पौधे हैं और एन अच्छा व्यू सा दिखता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारी स्क्रीन है, शीशे हैं, और देखने में ऐसे लगता है कि जैसे वो एक ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको लिफ्ट ही दिखाती हूँ और आपको वो हॉल भी दिखाती हूँ कि किस जगह पे आपने जाके अप्लाई करना है अगर आप सिंचन एरिया में हो तो। अच्छा, एक दूसरा इमिग्रेशन ऑफिस भी है, वहाँ पे भी मैं गई थी पहले। मेरे को पता नहीं था कि मेरा एरिया ये साउथर्न इमिग्रेशन ऑफिस के अंडर आता है। तब मैं दूसरी ब्रांच में चली गई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे आपका एक्सेप्ट नहीं होएगा, आपका साउथर्न इमिग्रेशन ऑफिस में एक्सेप्ट होएगा ये फॉर्म। तो ये भी बहुत पंगा सा पड़ता है, तो आप भी अपना टाइम बचाना। फिर आपको दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, यहाँ आना होएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं अभी बताऊँगी आपको। पहले अंदर का देखते हैं क्या हिसाब होता है, और लिफ्ट देखते हैं सबसे पहले तो। बाहर ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और यहाँ लिफ्ट में ऐसे लग रहा है कि धूप निकल रही है। बट ये सारी स्क्रीन्स हैं। ये दोबारा से बंद करती हूँ। जो सामने आप ऑफिस देख रहे हो, ये वाला ऑफिस है जहाँ पे सारे एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होते हैं। तो ये लिखा हुआ भी है रेजिडेंट परमिट एंड वीज़ा।
So if you want to apply for ARC, then you need to come there. And if you are Chinese applicant, then you need to go on another department. For apply, you need to visit High Korea website and book your appointment first, where you select your available day and time, and on that day you will go to immigration office. 79번 고객님 3번 창으로 오십시오. Here a automatic machine announce your token number, then you will submit your all document to immigration officer. If you want to apply for ARC, then you can go on a second floor, but if you want to receive your ARC card, you can receive from first floor. But for receiving your ARC card, you need to again take a token from there. ऐसा कुछ दिखता है ARC कार्ड, और इसके ठीक बैक साइड पे एड्रेस लिखा होता है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, और नेक्स्ट फ्रंट में आपको दिखा नहीं सकती, नाम है और कोड है और जेंडर है, कंट्री है, वीज़ा का नाम है कि कौन से वीज़े पे है, बस बाकी इमिग्रेशन का नाम पता है, उसके बाद कोड वगैरह हैं, बस ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिडेंट कार्ड, मतलब अब मैं कोरिया में आराम से रह सकती हूँ और कहीं भी मतलब रह सकती हूँ। रेसिडेंट कार्ड हो चुका है एक किस्म से, ये मैं यहाँ की नागरिक बन चुकी हूँ। तो ये पीआर नहीं है, कहीं इसको पीआर समझो, ये एक कार्ड होता है, फोनर कार्ड। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ARC की कि ARC कार्ड क्या होता है। ARC कार्ड एक रेसिडेंट कार्ड होता है जो फॉरेनर्स होते हैं, जो कोरिया में, साउथ कोरिया में रहने के लिए उनका बनता है, ठीक है। और ARC कार्ड उनका बनेगा जो 3 महीने से ऊपर कोरिया में रहना चाहेंगे या रहने के लिए आए हैं। जो बाहरली कंट्री से लोग आते हैं उनका बनता है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मेरा बनेगा, या कोई अमेरिका से है तो उनका बनेगा, कोई चाइना से है तो उनका बनेगा, कोई जापान से है तो उनका बनेगा। मतलब जो फॉरेनर्स यहाँ साउथ कोरिया में आके रह रहे हैं, ARC कार्ड उनका बनता है। ARC कार्ड, अब मैं वैसे गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि ARC कार्ड का पूरा मतलब था एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, अब ये नाम इसका चेंज हो चुका है, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन कार्ड बन चुका है इसका नाम चेंज होके। तो ये फॉरेनर रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है जो सा, ये कौन अप्लाई कर सकता है? ये जो भी बाहर से आ रहे हैं लोग और वो 3 महीने से ज़्यादा साउथ कोरिया में रहने वाले हैं, ये वो वाले लोग इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा है, वो सिर्फ 3 महीने के अंदर ही मिलता है, तो टूरिस्ट वीज़ा पे जो लोग आ रहे हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जो टूरिस्ट वीज़ा के अलावा फर्दर 3 महीने से ऊपर अगर एक दिन भी ऊपर वो रहेंगे यहाँ कोरिया में, तो उनको ARC के लिए अप्लाई करना होगा, और ये सबके लिए ज़रूरी होता है। इसका समय सिर्फ 3 महीने तक का होता है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये अप्लाई करना होता है। अगर आप उससे लेट अप्लाई करते हो तो मुझे नहीं पता क्या होता है, पर लिखा हुआ था उसमें कि आपको 3 महीने के अंदर ही अंदर कोरिया पहुँच के ये अप्लाई करना होता है। तो मैंने तो अप्लाई कर दिया था, और कि अब मैं यहाँ की एक नागरिक के तौर पे रह रही हूँ, उसका कार्ड है। तो कहीं भी कोई भी जो भी ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर एयरपोर्ट का स्टाफ है, वो सारे मेरे इस फॉरेनर रजिस्ट्रेशन कार्ड को देखेंगे और इस कार्ड को देख के मेरी सारी डिटेल्स निकालेंगे। अब उन्होंने मेरा वीज़ा चेक नहीं करना, वो सारी वीज़ा की डिटेल मेरी इस कार्ड के अंदर आ चुकी है, तो ये मेरा कार्ड ही चेक होएगा। बाकी और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि अब मेरे को बैंक अकाउंट खुलवाना है अपना, तो मुझे ये चाहिए। किसी भी जगह पे जाने के लिए तो ये दिखाना होगा।
तो मतलब एक किस्म से ये मेरा, आप कह सकते हो कि जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, ऐसे ही यहाँ पे ये मेरा फ़ोन रजिस्ट्रेशन कार्ड बन चुका है, जो मैं हर जगह शो करूँगी। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखो डॉक्यूमेंट, मैं एक स्टूडेंट के तौर पे आई हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट का जो भी एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ। और सिमिलरली जो से जॉब के बेस पे आते हैं उनके भी सेम ही डॉक्यूमेंट होते हैं। तो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक तो आपकी पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, और एक आपका वीज़ा का जो भी वीज़ा आपको मिला है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। आप वो एप्लीकेशन फॉर्म हाई कोरिया की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जिस कॉलेज में हो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ इमिग्रेशन ऑफिस से भी मिल जाता है, और वो फ्री होता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ नहीं, उसमें नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, बर्थ डेट, पासपोर्ट नंबर, फ़ोटो वगैरह लगती है, कुछ औखा नहीं है, सिग्नेचर होते हैं। और फिर उसके बाद एक आपका अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका यूनिवर्सिटी से इनरोलमेंट लेटर, मतलब एक सर्टिफिकेट होता है कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है और कितने सेमेस्टर का है, क्या हिसाब है, वो सारा एक इनरोलमेंट लेटर होता है, सर्टिफिकेट, वो लेना होता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप जहाँ पे भी नौकरी कर रहे हो वहाँ का प्रूफ लगेगा। और उसके बाद एक चीज़ आपकी लगेगी एड्रेस का प्रूफ। तो एड्रेस भी यहाँ पे अलग अलग, मतलब एड्रेस के तौर पे भी यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे कि अगर आप सिंगल रूम में रह रहे हो तो सिंगल रूम का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाना होगा, और आपने कितनी पेमेंट करी है और कितना डिपॉजिट करा है उसकी रसीद वगैरह दिखानी होगी। दूसरा, अगर आप किसी के साथ शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हो तो वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाना होगा, और जिसके साथ आप रह रहे हो उसके डॉक्यूमेंट भी दिखाने होंगे। और तीसरा, गोशिवान में अगर आप रह रहे हो तो गोशिवान के ओनर का कोई भी प्रूफ लगेगा, और साथ में गोशिवान का लाइसेंस है जो वो लगेगा। और उसके बाद क्योंकि एक किस्म से बिजनेस होता है गोशिवान का यहाँ पे, तो उसका लाइसेंस बनता है, तो ओनर से मांग लो, वो दे देते हैं, तो लाइसेंस लगेगा। और उसके बाद आपने जो पेमेंट करी है अभी मंथ की, उसकी रसीद लगेगी। अच्छा, इस तरह अलग अलग जैसे जैसे आप एड्रेस करते हो, जैसे जैसे आप जहाँ पे रहते हो उसके अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, वो प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें लगेंगी। और प्लस हम इंडिया के लोग हैं तो हमारे टीबी टेस्ट रिपोर्ट भी लगती है, पर मेरे को समझ नहीं आता कि लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि मोस्टली जितने भी इंडिया के लोग यहाँ पे मेरे को मिले हैं उन सब की लगी है। तो मैंने अपनी जो सी पहले वीज़ा लगवाने से पहले टीबी टेस्ट करवाया था 2 दिन पहले, तो उसकी रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी मेरे पास पड़ी थी, मैंने वो लगा दी, तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने जब वो फ़ोटोकॉपी लगाई तो उन्होंने मेरे को वो पेज वापस कर दिए और कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को समझ नहीं आता कि लगेगी कि नहीं लगेगी, पर मोस्टली 90% लोगों की लगती है जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि से आते हैं। और फिर उसके बाद सिर्फ ये डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके, अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करके इमिग्रेशन ऑफिस में आना है, और यहाँ पे आपको अपनी फ़ाइल सबमिट करवा देनी है, और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा देना है। उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है घर पे ही कंप्यूटर से। तो वो कंप्यूटर से आपको अपॉइंटमेंट पहले बुक करनी होगी, टाइम बुक करना होगा, फिर उस टाइम पे आपको पहुंच के अपना एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा। आपको एक टोकन मिलता है और वो टोकन के हिसाब से ही काम चलता है। बाकी मैं आपको फुटेज दिखा दूंगी अंदर की कि किस हिसाब से टोकन का सिस्टम है। जब मशीन आपका टोकन नंबर अनाउंस करेगी तो उसके सामने एक काउंटर नंबर लिखा आता है, आपने उसी काउंटर पे जाकर बैठना है। तो ये 1 से लेकर 9 तक गिनती का होता है। जैसे मेरा 8 नंबर आया था तो मैं 8 नंबर काउंटर पे गई थी।
अभी जो आपने वो एक पेपर सा देखा और उस पर तारीख देखी, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। इमिग्रेशन ऑफिस के बिल्कुल साथ वाले पार्क में है। तो आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बड़ा सारा 100 लिखा हुआ है और अभी इसकी पूरी फुटेज भी आपको दिखाऊंगी मैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस जहाँ पे ये 100 लिखा हुआ है, ठीक इसके नीचे एक कैप्सूल जमीन के अंदर कवर किया हुआ है और उस कैप्सूल में 1977 में जो लोग यहाँ पे रहते थे उन्होंने अपनी चीजें डाली उस कैप्सूल में। कोई पेपर वर्क डाला, कोई एजुकेशन का सिस्टम क्या था उस वक्त वो उसका बायोडाटा डाला, किसी ने कुछ सामान डाला, उस समय क्या क्या चीजें चलती थी, कौन कौन से बर्तन चलते थे, कौन कौन सी चीजें खाने पीने की मेरे को पक्का नहीं पता, पर दूसरी चीजें जो भी डेली यूज की चीजें थी उस वक्त की वो उस कैप्सूल में डाली। और वो कैप्सूल में डाल के ठीक इस जगह पे, ये जहाँ 100 लिखा है, इसके हल्की सी ये पॉइंट पे एक मार्कर बना हुआ है गोल सा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहां पे उस कैप्सूल को जमीन के अंदर गाड़ा गया। अब ये कैप्सूल 2077 में खोला जाएगा और उस वक्त लोगों को दिखाया जाएगा कि उस वक्त क्या क्या चीजें चलती थी, क्या क्या सामान था। और यहाँ के ये लोकल बंदों ने वो पूरा सामान इकट्ठा करके गाड़ा। ये कोई सरकार का काम नहीं था, यहाँ के लोकल बंदों ने इसको करा। और अब ये पूरा बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ पे बकायदा इसका पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है कि क्या क्या कैसे कैसे लोगों ने वहाँ पे उसमें उस वक्त उस दिन कैसे कोऑपरेट किया और यहाँ पे एक यादगारी के तौर पे निशानी छोड़ के गए। तो देखो कितनी अमेजिंग बात है कि 1977 में इन लोगों ने ऐसा काम किया और अब जाके ये 2077 में 100 साल बाद पूरे ठीक ये यहाँ पे कैप्सूल को खोला जाएगा। और ये कैप्सूल के बिल्कुल पास में खड़ी हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ। तो ये लिखा हुआ है, ये है यहाँ पे कैप्सूल का टाइम कैप्सूल। और उसके बाद लिखा हुआ है खांगसोगु खेचोंग 40 चून्योन खिन्योम। मतलब कि ये खांगसुगु यहाँ का नाम है, इस सिटी का नाम है। और ये जो सा यहाँ पे टाइम कैप्सूल रखा हुआ है उसकी पूरी डेट लिखी हुई है कि 2017 में इस चीज़ को मतलब कवर किया गया था पूरी तरह से। और फिर उसके बाद 2077 में इसको खोला जाएगा। बट ये स्टार्टिंग कब हुई थी? 1977 से, वो आपको दिख रहा है 1977 लिखा हुआ। फिर अब ये 2017 में इसको कवर किया गया और अब ये जाके ओपन होएगा पूरा 2077 में। तो ये पूरे 100 साल बाद ओपन होएगा, इस करके यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 1977 से लेके 2077 तक। अपनी लाइफ में मैं इनको पहली बार देख रही हूँ। ये मेरे इंस्टा के रील पे या और छोटी मोटी वीडियो पे बहुत बार देखे हैं, पर लाइफ में पहली बार मैं अपनी आंखों से इतने पास से इनको देख रही हूँ। और कमल का फूल भी मैंने फर्स्ट टाइम मतलब इतनी पास से देखा है। उससे पहले मैंने मतलब देखा है पर दूर से देखा है, बट इतनी पास से मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और इतनी प्यारी लग रही है ना ये चीज़। पत्ते की पूरी प्लेट, पूरी मैं कह रही थाली बनी हुई है एंड बड़ी सारी।